आज को लेकर के जो जंतर मंतर पे धरना जो जारी है, ये धरना काफ़ी लंबे समय से किसानों की, मज़दूरों की जो वर्तमान सरकार जो आई है, इसको देखते हुए और जो वर्तमान की परिस्थितियाँ जितनी बद से बदतर हुई हैं इन 9 सालों के अंदर, वो इस देश के तमाम नागरिकों ने देखे हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे महिलाएं हों। ये बात हमने 2011-12 में समझनी चाहिए थी, लेकिन गलतियां हुई। लेकिन अब समय है कि कहीं ना कहीं 2024 जैसे नज़दीक आ रहा है। जो पिछली जो गलतियां हुई हैं, जो इस सरकार ने हमारे को उस जगह पे लाके छोड़ दिया है, बद से बदतर हालात हो चुकी है। चाहे हम शिक्षा के मामले, पढ़ाई के बजट की बात करें, सबसे बड़ा हमला जब बजट घटाया जाता है तो मज़दूर चाहे किसान, उनको कोई असर नहीं होता। और जब किसानों के ऊपर हमला होता है, मज़दूरों पे हमला होता है, तो छात्रों को, नौजवानों को कोई असर नहीं होता। और इसी तरीके से इस देश के पहलवानों के ऊपर जब हमला होता है तो शायद कुछ छात्रों के ऊपर भी इनका असर नहीं होता है। धीरे धीरे इस सरकार ने, चाहे संघी लोगों ने, पूरे का पूरा इस देश को खोखला कर दिया है। अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। और आज अगर हम लोग नहीं बोले तो ये देख लेना सफाई कर्मचारियों के साथ में क्या हालात हुई है, और किसानों की जो हालात, जो इस देश के दिल्ली की राजधानी के ऊपर बैठ कर के बॉर्डरों के ऊपर सर्दी, गर्मी, बारिश जो संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कहते हैं मेरे से चूक हुई। तो इस चूक को हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से अगर हम मौन रहे तो आज तो जो पढ़े लिखे जो छात्र, प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। और पौध कहां से खराब करते हैं? किसानों के ऊपर हमले हुए, मजदूरों पे हमले हुए, तो इन्होंने क्या किया? एक योजना लाके छोड़ी। वो योजना 4 साल की नौकरी। उस नौकरी से ही यह स्पष्ट पता चल गया था कि अब इस देश के अंदर किसान को भी मार दिया, मजदूर को भी मार दिया। अब उसका बेटा पढ़ लिख करके 10 + 2 ग्रेजुएशन MA जो करी है, अब उसको भी बॉर्डरों ऊपर ले जाया जाए और उसको भी कुचला जाए। तो आज अघोषित इमरजेंसी भारत देश के अंदर है। और इस इमरजेंसी के घोषित जो है, इसके लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं तमाम वर्गों के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि अमृतकाल चल रहा है। देखिए, कोई अमृतकाल नहीं चल रहा। इस देश के अंदर इतनी भूखमरी है, 60 लाख युवा बेरोजगार है, और आए दिन किसान किस तरीके से आत्महत्या करने को मजबूर है, छात्र किस तरीके से आत्महत्या करने को मजबूर है। इस सरकार ने इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी करके यह साबित कर दिया है कि आज गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। अब अगर खड़ा होना है तो हम सभी इस देश के कमेरा जो लोग हैं, चाहे वो किसानी से जुड़े हो, चाहे वो मजदूरी से जुड़े हो, चाहे वो फैक्ट्री से जुड़े हो, चाहे वो आम कर्मचारी हो, अब समय कम है। और इस कम समय के अंदर बहुत ताकत के साथ हम लोगों को लगना पड़ेगा। तभी जाकर के 24 के अंदर इस जो तालिबानी जो सरकार है और तालिबानी जो फरमान सुनाए जा रहे हैं, तभी इनसे हम नजात पा सकते हैं। एक सवाल ले लीजिए। बीजेपी के मंत्री कहते हैं मंचों पे जा करके, न्यूज चैनल पे, जो हमने डायरेक्ट किसानों को सालाना 6000 अकाउंट में देने का काम कर रहे हैं मोदी की सरकार। देखिए, वो 6000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। जो 700 किसानों की शहादत पर वो नहीं बोलेंगे। इस देश के पार्लियामेंट के अंदर कितने रेपिस्ट है, बलात्कारी है, उन पे वो नहीं बोलेंगे। मणिपुर पे वो नहीं बोलेंगे। जो आए दिन जो इस देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, उन पे वो नहीं बोलेंगे। आम लोगों को
जो इस देश के अंदर धर्म की अफीम खाए हुए लोग हैं, उनके ऊपर वो चर्चा करेंगे, उनकी वो बात करेंगे, जिसका आज जिंदा जागता उदाहरण है। हर इस देश का छात्र, हर इस देश का युवा, हर इस देश की महिला, आज किसान और मजदूर तमाम पीड़ित हैं। अगर आज फिर मैं वही कह रहा हूं, हमने बोलना तो पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे एक एक करके सब मारे जाएंगे, नहीं बोलोगे तब भी मारे जाओगे। इतने ही लोग पीड़ित होते तो तमाम राज्यों में सरकार कैसे बन रही है? देखिए, सरकार बनने के जो फार्मूला है वो बीजेपी के पास है। ईवीएम का इस देश के अंदर लंबे समय से यही बीजेपी और आरएसएस विरोध करती आई थी, लेकिन आज ये सत्ता में बैठे इसका विरोध नहीं कर रहे। और आज किसान भी इस बात का मान चुके हैं, मजदूर भी मान चुके हैं, और आम जो दलित पिछड़ा वो भी इस बात को मान चुके हैं कि ईवीएम मशीन चोर है, और उसी चोरी के कारण आज हमारी ये हालात बद से बदतर है। एक चीज बात और मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, यही जंतर मंतर था। 2010 में हमने यहाँ धरना लगाया और 2016 तक इस जंतर मंतर के ऊपर हम रहे, और तमाम चौकीदार से लेकर के प्रधानमंत्री तक हम मिले, अपनी बात को लेकर के हम गए, लेकिन बातें सुनी जाती थी। जैसे ही ये 14 में सरकार आई है, और आज तो बद से बदतर हालात कर दिया। जंतर मंतर के ऊपर जैसे किसी सलीमा हाल की टिकटें बटती हो, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी लगाई जाती है वो कैसे विसल मारते हैं, और 2 घंटे का 2.5 घंटे का टाइम देकर के बाहर निकाला जाता है। इससे स्पष्ट है, अगर यूनाइटेड नहीं हुए देश के छात्र, यूनाइटेड नहीं हुए इस देश के किसान, तो भैया बहुत बुरा वक्त है, और इससे बुरा वक्त आने वाला है। जब आप अपनी बात ही नहीं कह सकते हो जंतर मंतर पे, तो आपको कहां बोलोगे? ये बात मैं कहना नहीं चाहूंगा। इस देश के तमाम नागरिकों को पता है कि बोलने की एक ही जगह बची है। अगर वहां जाके बोलने पे अगर हमारे को राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मरना तो यहाँ भी है, तो वहां जाके मर जाएंगे। जो वादा किया था वो तो निभा रहे हैं ना, राम मंदिर बन रहा है, विकास तो हो रहा है ना। राम मंदिर से ना किसी मजदूर का भला हो रहा है, ना किसी किसान का भला हो रहा है। राष्ट्र तो बन रहा है। राम मंदिर से भला हो रहा है चुटियाधारियों का, तिलकधारियों का, जनेऊधारियों का। और इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके बच्चों को एजुकेशन चाहिए या आपके बच्चों को नौकरी चाहिए। अगर आप इसी तरीके से लगे रहे तो इस देश के अंदर चिमटा बाबा, घंटा बाबा और पता नहीं कितने बाबा तैयार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा सब तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ना। देखिए, हमने हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमने इस देश के अंदर बद से बदतर हालात किसान की है। मैं खुद स्वयं किसान हूं, मेरे यहाँ 4 साल की सरसों पड़ी है। अगर मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी और इस देश के गृह मंत्रियों से, 4 साल की सरसों का मेरा भाव लागत मेरी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैंने एक घर के अंदर कमरा भी जो ना खून रखा है और आज तक भाव नहीं है, तो मैं कहां उसको फेंकूं। तो ये बात जो किसान है, जो मजदूर है, वो इस बात को जानता है, वो उसकी पीड़ा को जानता है। हिंदू राष्ट्र बन जाने से रामराज आ जाएगा। कोई रामराज नहीं आना है। और इस देश का बार बार तमाम हमारे अच्छे एक्टिविस्ट साथी कहते रहते हैं, अरे एक गली तो आप हिंदू राष्ट्र की बना दो। हम उस मसले पर नहीं जाना चाहते हैं, ना इनकी हैसियत और औकात है। ये जो इस तरीके के लारे लपे दे करके इस देश के युवा को गुमराह कर रहे हैं, इस बातों में कोई तथ्य नहीं है। जातिगत गणना का विरोध कर रही है विपक्ष, और विपक्ष इसको लेके उठा रही है मुद्दा, इस पर क्या कहना है? देखिए, जातिगत जनगणना इस देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। और जातिगत जनगणना से जो लोग सत्ता में पीछे रहे हैं, जो लोग शिक्षा में पीछे रहे हैं, जो राजनीति, जो रोजगारों में पीछे रहे हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। नहीं तो ये जनेऊधारी और तिलकधारी इस देश को निगल जाएंगे। और वो वर्तमान की परिस्थिति में 9 सालों के अंदर हमने ये देख लिया है कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। अरे इस देश का कमेरा किसान को जो मार सकता है, तो आम मजदूर, दलित, पिछड़े की क्या हिम्मत होगी जो इसके सामने खड़ा होकर के ये बात कह दे। ये तो महान थे वो किसान और मजदूर जो दिल्ली के बॉर्डर घेर के रखे और बताया इस सरकार को, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आप अपनी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लें। सत्ता से हटने के बाद ही जातिगत गणना और ये ओबीसी को आरक्षण क्यों याद आती है सरकार को? नहीं, कहां से जातिगत जनगणना बिहार में सरकार थी और सरकार रहते हुए जो उन्होंने लागू किया है, ये बात आप कहां से लेके आए हो? यूपीए की सरकार थी ना, जातिगत गणना उस वक्त कहाँ? देखिए, उस टाइम वो उनका अपना राजनीतिक मुद्दा था। हो सकता है नीतीश कुमार ने क्या बात कही, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। चलिए, शुक्रिया।